हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के मोमेंट का लेसन 6, जो कि है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। ये जो पूरी कहानी है ये एक रियल स्टोरी है जो 1999 में साइक्लोन जो आया था उसके बारे में ये स्टोरी है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसके जो राइटर हैं हर्ष मंदेर जी, उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर उनकी फ़ोटो, हर्ष मंदेर जी की फ़ोटो है ये। और इसके बाद आता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उनके बारे में। हर्ष मंदेर वॉज बॉर्न ऑन 17 अप्रैल 1955। हर्ष मंदेर जी का जन्म 17 अप्रैल 1955 को हुआ था। He is a human rights and peace worker, researcher and teacher who works with survivors of mass violence, hunger, homeless person and street children. ये जो है एक ह्यूमन राइट्स एंड पीस वर्कर हैं, रिसर्चर हैं और एक टीचर भी हैं। और ये बेसिकली जो नीडी लोग होते हैं, जो होमलेस लोग होते हैं या जो हंगर होते हैं, उन लोगों के लिए ये काम करते हैं। अभी रिसेंट की इनकी 2 बुक्स पब्लिश हुई। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बट यहाँ पर मैं 2 किताबों के बारे में आपको बता रही हूँ जो 2021 और 2020 में पब्लिश हुई थी। 2021 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई, द लैंड इज़ माइन, आई एम नॉट ऑफ दिस लैंड। और 2020 में जो उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी उसका नाम था लॉकिंग डाउन द पुअर, द पैंडेमिक एंड इंडियाज़ मोरल सेंटर। ये उनकी 2 बुक्स है जो अभी रिसेंट लॉन्च हुई है। अब हम स्टोरी करने से पहले जान लेते हैं इसमें जितने भी वोकैब, जितने भी हार्डवर्ड्स आए हैं उनके बारे में। हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। सेकेंड है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब है फ्राइटफुल, डरा हुआ। थर्ड नंबर है मरूंड। मरूंड एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब है इन अ प्लेस दैट यू कैन नॉट लीव, ऐसे जगह पर रहना जहाँ कि आप रह नहीं सकते बट मजबूरी में रहना पड़ता है। कोस्टल ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है ऑन और नियर द कोस्ट, या तो कोस्ट के किनारे या फिर कोस्ट पर, सी कोस्ट के किनारे वाले जगह को कोस्टल एरिया बोलते हैं, समुद्र का किनारा। उसके बाद आता है मिनाकिंग। मिनाकिंग एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है थ्रेटनिंग, डराना, डरा हुआ। गैदर्ड, गैदर्ड वर्ब की तरह यूज़ होता है और गैदर्ड का मतलब होता है टू ब्रिंग मेनी थिंग्स टुगेदर, बहुत सारी चीज़ों को साथ में रखना, इकट्ठा करना। 7 नंबर है बीट। बीट वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और ये इसका मतलब होता है टू डिफीट समबडी, किसी को हराना। उसके बाद आता है फ्यूरी। फ्यूरी नाउन की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब होता है वेरी ग्रेट एंगर, बहुत गुस्से में होना। नेक्स्ट है विटनेस्ड। विटनेस्ड वर्ब की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है टू सी समथिंग हैपन एंड बी एबल टू टेल अदर्स। मतलब किसी चीज़ को जब हम साक्षात देखते हैं, अपने आंखों के सामने देखते हैं और उसको जब किसी के सामने दोबारा हम उसको बोलते हैं कि हाँ मैंने वो देखा था, दैट इज़ विटनेस। नेक्स्ट है इनसेशेंट। इनसेशेंट एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब है नेवर स्टॉपिंग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो चलते जाती है, कंटिन्यूस रहती है, उसको हम इनसेसेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एंशिएंट। एंशिएंट एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और एंशिएंट का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज़ थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन पास्ट। मतलब हिस्ट्री के समय को, जो कि बहुत सालों पहले का जो समय होता है, उसको हम एंशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट है अपरूटेड। अपरूटेड वर्ब की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब है टू पुल अप अ प्लांट बाय रूट, किसी प्लांट को जड़ से निकालना, उसको अपरूट कहते हैं। नेक्स्ट है क्रैश्ड। क्रैश्ड वर्ब की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब है ब्रोक एंड फेल, गिर कर टूट जाना या टूट कर गिर जाना। नेक्स्ट है स्क्रीम्स। स्क्रीम्स वर्ब की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब है क्राइज, चिल्लाना। नेक्स्ट है स्विफ्टली। स्विफ्टली एडवर्ब की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब होता है क्विकली, जल्दी। इसके बाद है स्विरल। स्विरल वर्ब की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब है मूव्ड इन सर्कल्स। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ly होता है वो एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा मोटर। मोटर नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है आयरन एंड सीमेंट। आयरन और सीमेंट की जो मिक्सचर होती है उसको हम लोग मोटा कहते हैं। नेक्स्ट है टेरर। टेरर नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है फियर, डर। इसके बाद है क्रेज्ड। क्रेज एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब है मैड, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल क्रेजी होना, पागल होना। इसके बाद आता है ब्रॉड। ब्रॉड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर ब्रॉड, किसी चीज़ को लाना। सर्ज नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है सर्टेन फीलिंग और वेव। स्केप। स्केप वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है टू गेट फ्री, किसी चीज़ से फ्री होना या वहाँ से भाग जाना। इसके बाद आता है रेफ्यूज़। रेफ्यूज़
नाउन है और ये यूज़ हुआ है नाउन की तरह और इसका मतलब है शेल्टर। नेक्स्ट है ग्लिम्स, ग्लिम्स भी नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है सीन या फिर व्यू, किसी चीज़ को देखना, दैट इज ग्लिम्स। इसके बाद है रैगिंग, रैगिंग एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है काउजिंग ग्रेट पेन, जब किसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड रैगिंग। नेक्स्ट हमारा ब्लॉटेड, ब्लॉटेड एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है यूजुअली लार्ज एंड कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ लिक्विड और फूड, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बड़ी हो और अनकंफर्टेबल हो। नेक्स्ट हमारा कैरकसेस, कैरकसेस नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, एनिमल की जो डेड बॉडी होती है दैट इज नोन एज कैरकसेस। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट नंबर है कॉर्प्सेस, ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है डेड बॉडी। इसके बाद आता है डिस्गस, डिस्गस वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है टू चेंज द अपीयरेंस, साउंड एक्सेट्रा, किसी के अपीयरेंस को या साउंड को चेंज करने को हम लोग डिस्गस कहते हैं। इसके बाद है टेंडर, टेंडर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है सॉफ्ट। नेक्स्ट है ट्रैप्ड, ट्रैप्ड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है टू कीप कैच समथिंग या फिर टू कीप समबडी इन अ डेंजरस प्लेस और अ बैड सिचुएशन फ्रॉम विच ही और शी कैन नॉट स्केप, मतलब किसी को फंसा के रखना, ठीक है, दैट इज ट्रैप। नेक्स्ट है हडल्ड, हडल्ड एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है टू गैदर इन अ क्लोज पैक्ड ग्रुप, एक क्लोज जगह पर जब बहुत सारे लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हडल्ड। इसके बाद आते हैं बिरीव, बिरीव्ड एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है हैविंग लॉस्ट अ रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड, वैसे लोग जो अपनी रिलेटिव्स या क्लोज फ्रेंड को खो देते हैं, दैट इज नोन एज बिरीव्ड। इसके बाद आता है सीज्ड, सीज्ड वर्ब की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब होता है स्टॉप, किसी चीज़ को रोक देना। नेक्स्ट है रिसीड, रिसीड भी वर्ब की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब है डिक्रीज, किसी चीज़ को घटा देना। डिले, डिले भी वर्ब की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब है टू मेक समथिंग लेट, किसी चीज़ में देरी करना। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा प्लीडेड, प्लीडेड भी वर्ब की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब है रिक्वेस्टेड, किसी को रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट है इक्विप्ड, इक्विप्ड भी वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब है आर्म्ड, आर्म्ड मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को करने से पहले उसमें जो भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, वो सारे को हम एक जगह पर रखते हैं, एक जगह पर जमा करते हैं, दैट इज नोन एज इक्विप्ड। नेक्स्ट है हमारा स्टडी, स्टडी एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन नाउन की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब है डिफ़िकल्ट जर्नी, जो भी जर्नी हमारी होती है जब वो डिफ़िकल्ट होती है, दैट इज़ नोन एज एक्सपीडिशन। इसके बाद है कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली भी एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है अगेन एंड अगेन, कोई चीज़ जब बार बार हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंटली। वेस्ट नाउन है, ये इसका मतलब होता है मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का जो मिडिल पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज वेस्ट, हिंदी में आप इसको कमर बोल सकते हो। नेक्स्ट है वेडेड, वेडेड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है वेंट थ्रू, किसी चीज़ से गुजरना। नेक्स्ट है मैकेबर, मैकेबर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है हॉरिफाइंग, डरावना। नेक्स्ट है बेयरली, बेयरली एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है हार्डली, बहुत मुश्किल से। इसके बाद है कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है अ ग्रेट नेचुरल ट्रेजेडी, कोई भी चीज़ जब नेचुरली होता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, दैट इज़ नोन एज कैटास्ट्रॉफी। इसके बाद आता है इवेंचुअली, इवेंचुअली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है फाइनली। नेक्स्ट है रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है रिमेनिंग पार्ट्स, किसी चीज़ के टूटने के बाद या बर्बाद होने के बाद उसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स बचती है, दैट इज़ कॉल्ड रेमिनेंट्स। नेक्स्ट हमारा मैंगल्ड, मैंगल्ड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है ब्रोकन। नेक्स्ट है ट्विस्टेड, ये भी वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है बेंड, किसी चीज़ को मोड़ना या मुड़ना। आउटस्ट्रेच्ड, इसका ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है स्प्रेड आउट, किसी चीज़ का फैलना। नेक्स्ट है ब्रीमिंग, ब्रीमिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है फुल ऑफ टीयर्स, जब आंखें हमारी भरी होती है ना आंसू से, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीमिंग। नेक्स्ट है मिराकल, मिराकल नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है मार्वल, मतलब जब कोई चमत्कार हो जाता है, दैट इज़ मिराकल। नेक्स्ट है एनेक्शियसली, ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है ईगरली, किसी चीज़ को बहुत उत्सुकता से करना या किसी चीज़ के लिए बहुत उत्सुक होना, दैट इज़ एनेक्शियसली। नेक्स्ट है हमारा बैटर्ड, बैटर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है डैमेज्ड। नेक्स्ट है हमारा डिस्परेट, डिस्परेट एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब होता है रेडी टू डू एनीथिंग टू चेंज द सिचुएशन, मतलब हम अपने करंट सिचुएशन को चेंज करने के लिए जब किसी काम को करना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल ठान लेते हैं कि हमको ये करना है, दैट इज़ नोन एज डेस्परेट।
नेक्स्ट है ग्रिप। ग्रिप वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है टू होल्ड समथिंग और समवन टाइटली, किसी को बहुत, किसी चीज़ को या किसी इंसान को बहुत टाइटली होल्ड करना, दैट इज़ ग्रिप। नेक्स्ट है ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट नाउन की तरह यूज़ हुआ है, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, जहाँ हम कन्फ्यूज रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूमल्ट। इसके बाद है डेलीगेशन। डेलीगेशन नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चूजन टू स्पीक फॉर अ लार्जर ग्रुप, मतलब वैसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत सारे लोगों के बदले वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली इन मीटिंग्स। मीटिंग्स में सबको ही बोल नहीं पाता ना, सबके बदले जो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन। नेक्स्ट है रेल्यूक्टेंट। रेल्यूक्टेंट एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है नॉट विलिंग टू डू समथिंग, कुछ नहीं चाहना करने के लिए, ठीक है, जब हम कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं, दैट इज़ रेल्यूक्टेंट। इसके बाद है ऑर्फेंड। ऑर्फेंड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है हैविंग लॉस्ट पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स खो जाते हैं या जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, दैट इज़ नोन एज ऑर्फेंड। मोबिलाइज्ड। मोबिलाइज्ड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट है परसुएडेड। परसुएडेड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है मेड टू एग्री, किसी को मना लेना। रेसिस्टेड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, रेसिस्ट का मतलब होता है टू ट्राई टू स्टॉप, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना। नेक्स्ट है फोस्टर। ये भी वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब है टू हेल्प और इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के डेवलपमेंट को इनकरेज करना, उसको हम लोग फोस्टर कहते हैं। तो ये थी हमारी पूरे लेसन में जितने भी वोकैब्स आए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. इसका मतलब क्या है कि जो साइक्लोन अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आई थी, उस टाइम पर उसने हज़ारों लोगों को किल कर दिया था, मार दिया था, और सैकड़ों घरों को बर्बाद कर दिया था। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of the house. 2 पूरी रात के लिए, 2 पूरी डरावनी रात, ऑब्वियसली साइक्लोन के टाइम पर जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही डरावनी होती है, तो वहाँ पर उसने 2 रात घर के छत पर बिताया था। ऑन द 3rd डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। तीसरे दिन अब वो डिसाइड करता है कि अब उसको अपने गांव जाना चाहिए। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या जब वो गांव जाता है तो उसको उसकी परिवार मिलती है? तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे के स्टोरी में। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर को 1999 में, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend a day with a friend. 27 अक्टूबर 1999 को, पूरे 7 साल बाद, उसकी मदर के डेथ के पूरे 7 साल बाद, प्रशांत इरसामा गया था, वहाँ जा चुका था, और वो जो जगह थी इरसामा, वो उसके विलेज से लगभग 18 किलोमीटर दूर थी, और वो वहाँ पर गया था अपने फ्रेंड के साथ एक दिन बिताने के लिए। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनाकिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। शाम में अचानक से क्या होता है कि एकदम अंधेरा होकर जो तूफ़ान आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तूफ़ान वहाँ पर आता है। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. वो हवा जो बह रही थी, साइक्लोन की जो हवा बह रही थी, वो इतनी तेज थी जिसको प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, अंधेरा छा गया था पूरी जगह, और उतने तेज़ हवा की वजह से क्या हुआ था कि ट्रीज़ भी जड़ के साथ निकलकर धरती पर गिर गई थी। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर शिफ्टली वॉश्ड अवे। अब धीरे धीरे क्या होता है कि लोगों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी, जब लोगों का घर बह रहा था, लोग उसमें बह रहे थे उस बाढ़ में। द एंग्री वाटर स्विरल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। अब वो जो पानी होता है वो इतने ज़्यादा फोर्स में रहता है कि वो उसके फ्रेंड के घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर चक्कर लगाने लगता है, और जो पानी की गहराई रहती है वो नेक तक रहती है, मतलब एक इंसान अगर उसमें रहेगा तो वो नेक तक पूरी तरह से उसमें डूब सकता था, इतनी पानी भरी हुई थी उसके घर में। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of wind's velocity of 350 km per hour.
वो जो बिल्डिंग था, जो उसके फ्रेंड के घर का जो बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग ब्रिक से और मॉडल से बना था, मतलब ब्रिक्स, आयरन्स और सीमेंट से बना था। तो वो बिल्डिंग इतना स्ट्रांग था कि वो उस तूफ़ान को झेल पाता। बट वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे, जो भी पेड़ थे, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि वो सारे पेड़ टूटकर उसके छत पर गिर गए। और फिर उसने नोटिस करा कि उसका जो घर था उसके दीवार में थोड़े थोड़े डैमेज होने लगे थे। द क्रेज डिस्ट्रक्शन brought by the cyclone and the surge of the ocean continued for next 36 hours। ये जो साइक्लोन का जो सिलसिला था, पूरा डिस्ट्रक्शन, हर तरफ तबाही, ये जो सिलसिला था ये अगले 36 आवर्स तक चलता रहा। 36 घंटे तक वहाँ पर यही हालत थी, पूरी तरफ से हर तरफ से तबाही। ऑल द विंड स्पीड हैज़ रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। बट अगले दिन से क्या हुआ कि विंड की जो स्पीड थी वो थोड़ी कम हो गई। To escape the water rising in house, Prashant and his friend family had taken refuge on the roof। उस पानी, उसके घर में जो पानी भर गया था, उससे बचने के लिए उन्होंने डिसाइड करा था, मतलब प्रशांत और उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी उन्होंने डिसाइड करा था कि वो घर के छत पर रहेंगे। वहाँ पर वो जब तक ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक वो छत पर रहेंगे। Prashant will never forget the shock he experienced at the first glimpse of devastation brought by the super cyclone in the grey light of the early morning। कहता है कि प्रशांत जो है वो जो तबाही, वो जो सीन वहाँ पर देखा था, वो उसको कभी भूल नहीं सकता, उसको वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी। A ragging deadly brown sheet of water covered everything as far as I could see। वो बताता है कि जितनी दूर तक हमारे आँखें देख सकती थी, जहाँ भी हम देख रहे थे, हर तरफ पानी ही पानी था, हर तरफ पानी से सारा चीज़ ढका हुआ था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस। सिर्फ कहीं कहीं पर फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस थे, मतलब सीमेंट के घर थे जो कि डैमेज हो चुके थे, वही कहीं कहीं पर दिख रहे थे। ब्लॉटेड एनिमल्स, carcasses and human corpses floated in every direction। वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था कि एनिमल की डेड बॉडीज़, ह्यूमन की डेड बॉडीज़ वो ऐसी बह रही थी पानी में। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। और जितनी भी पुराने पेड़ थे वो सारे गिर चुके थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house। This was a blessing in disguise because the tender coconut from the tree kept the trapped family from starving in the several days that followed। राइटर जो है वो क्या बताता है कि वहाँ की जो सिचुएशन थी बहुत वर्स्ट थी, ठीक है। सारे पेड़ पौधे जितने भी थे सारे पेड़ अपरूट हो चुके थे, मतलब सब जड़ के साथ नीचे गिर चुके थे। लेकिन क्या होता है कि उनके घर के छत पर 2 कोकोनट का पेड़ गिर जाता है। तो इस कंडीशन में वो जो 2 कोकोनट का पेड़ उनके छत पर गिरता है, ये उनको ब्लेसिंग्स की तरह लगता है। ब्लेसिंग्स क्यों लगता है? क्योंकि उनके पास उस टाइम पर खाने का एक सोर्स अवेलेबल हो जाता है। उसमें कोकोनट, जो भी कोकोनट उसमें लगे हुए होते हैं वो उनको खाने का काम करते हैं, जिससे कि उनको बाढ़ के टाइम में भी भूखे नहीं रहना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट हडल्ड विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑफ द रूफ टॉप। 2 दिनों तक प्रशांत जो था अपने मित्र के परिवार के साथ, अपने फ्रेंड के फैमिली के साथ छत पर बैठा रहा। दे फ्रोज इन कोल्ड एंड इनसेशन रेन। अब बारिश हो रही थी, थोड़ी ठंड थी, तो वो लोग बिल्कुल फ्रोज, मतलब बिल्कुल ठंड से वो लोग, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो ठंड में वो लोग वहीं पर बैठे थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। और बारिश जो हो रही थी ना, बारिश की वजह से प्रशांत की आंसू भी धुलते जा रही थी, मतलब वो रो रहा था बट उसके आंसू भी बारिश में धुलते जा रही थी। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन। वो बस ये चीज़ सोचकर परेशान होता है कि क्या उसकी फैमिली ये जो भी माहौल है अभी, क्या इसकी फैमिली इससे लड़ पाई होगी। तो उसके दिमाग में बस यही चीज़ चल रही होती है कि मैं जब वापस अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा तो वहाँ पर क्या कंडीशन होगा, वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। 2 days later, अगले फिर 2 दिन के बाद, विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years। अब 2 दिन का जो समय था वो उसको 2 साल की तरह लग रहा था, बिकॉज वो हर तरफ से फंसा हुआ था, अपने फैमिली से दूर था, अपने फ्रेंड के घर पर था, हर तरफ पानी पानी था, सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी। तो उसको वो 2 दिन का समय 2 साल का लग रहा था। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड। अब क्या होता है, 2 दिनों के बाद बारिश थोड़ा थमने लगती है, बारिश
थम जाती है और जो रेन वाटर, जो हर जगह बारिश का पानी जो जमा हुआ था, वो धीरे धीरे घटने लगता है। प्रशांत वो डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत जब पानी घटने लगता है सारी जगह, तो वो प्रशांत जो था वो बिल्कुल ही अब चाहता है कि वो अपनी फैमिली के पास जाए बिना देरी किए। बट द सिचुएशन वो स्टिल डेंजरस, लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन थी वो अभी भी डेंजरस थी, क्योंकि पानी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था। And his friend family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. अब उसके जो फ्रेंड की फैमिली थी वो बार बार उसको बोल रही थी कि तुम थोड़ा टाइम और रुक जाओ, क्योंकि बाहर की सिचुएशन सही नहीं है। बट प्रशांत जो था वो बिल्कुल सोच के रखा था कि नहीं, अब उसको तो जाना ही होगा, बिकॉज उसको अपने भी फैमिली के बारे में सोचना था। वो बार बार उनके बारे में भी सोच रहा था कि वो लोग कैसे इस वर्स्ट कंडीशन में सर्वाइव किए होंगे। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on the 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. अब वो क्या करता है, उसको जाने का मन होता है, वो जाता है तो वो एक लंबा सा स्टिक लेकर जाता है और वो वहाँ से 18 किलोमीटर्स की जर्नी स्टार्ट करता है। मतलब इरसामा से वो अपने विलेज जाने को रेडी हो जाता है और उसको उसी बाढ़ के पानी में से क्रॉस होते हुए जाना पड़ता। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। और उसकी जो जर्नी थी, इरसामा से उसके विलेज तक की जो जर्नी थी, उस जर्नी को वो कभी भूल नहीं सकता, बिकॉज हर तरफ पानी पानी था, उस पानी में उसको डूब के क्रॉस करना पड़ता था। सो ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज ही स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन where the water was most shallow. At places it was waist deep. The progress was slow. At several points he lost the road. He had to swim. अब वो डंडा लेके क्यों निकला? बिकॉज वो डंडा से पानी के अंदर तो उसको रोड दिख नहीं रहा था, तो वो डंडा से रास्ते को लोकेट कर रहा था कि अच्छा यहाँ पर रोड है, यहाँ पर। उससे उसको ये समझ में आ रहा था कि कहाँ पर पानी कितनी ज़्यादा है, कितना गहरा पानी है, और जहाँ जहाँ पर उसको डेप्थ का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि यहाँ पर कितना पानी है या कितनी गहराई है, वहाँ पर वो स्विम करके पास कर रहा था। After some distance, he was realized to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसको दो फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि उसके अंकल के फ्रेंड्स होते हैं। तो अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अब हम लोग साथ में चलते हैं। As they waded through the water, the scene they witnessed grew more and more macabre. जैसे जैसे वो लोग पानी में आगे बढ़ते गए और उनको वो जो सीन्स देखते गए, लोगों की जो हालत देखते गए, वो और भी ज़्यादा डरावनी थी। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dog, goats, cattle that the current swept against them as they moved ahead. क्या हो रहा था, जब वो पानी में जा रहे थे, डूब करके लोकेट करके लकड़ी से, स्टिक से लोकेट कर करके जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तो आगे की जो कंडीशन थी, आगे का जो दृश्य था, वो और भी ज़्यादा भयानक था। क्यों? क्योंकि वो लोग जब क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारी डेड बॉडीज़ को हटाकर क्रॉस करना पड़ रहा था। उसमें कुछ ह्यूमन के डेड बॉडीज़ थे, कुछ एनिमल्स के डेड बॉडीज़ थे, तो उन सबको वो पार करते हुए अपने विलेज की तरफ बढ़ते हैं। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब प्रशांत वहाँ की हालत देखकर, लोगों को इस तरह से मरता हुआ देखकर वो रोने लगता है और बहुत देर तक रोता है। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफी। वो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि मेरी फैमिली इस सिचुएशन से सर्वाइव नहीं कर पाई होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। लास्ट में ऐसे सोचता सोचता प्रशांत अपने विलेज चला जाता है, कालीकूड़ा। उसके विलेज का नाम होता है कालीकूड़ा। His heart went cold. Where their home once stood, there was only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब जब वो वहाँ जाता है तो वो सारी चीज़ों को देखकर बहुत दंग रह जाता है। वो देखता है कि जहाँ पर कभी उसका घर हुआ करता था, अभी वहाँ पर सिर्फ कुछ टुकड़े बचे हुए हैं, कुछ छत के टुकड़े वहाँ पर दिख रहे थे,
कुछ उनकी सामानें वहाँ पर दिख रही थी, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि अच्छा यहाँ पर मेरा घर था। और जब वो देखता है ऐसा कंडीशन, तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा, वहाँ पर वो अपनी फैमिली को खोजेगा। बेसिकली होता क्या है कि जब भी ऐसे एरिया में एक अलग से बना होता है सोसाइटी टाइप का, या वहाँ पर अगर कोई लाइक कोई भी नेचुरल डिजास्टर टाइप कुछ होता है, तो वहाँ पर लोग जाकर रुकते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा और वहाँ पर अपनी फैमिली को खोजेगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। अब वहाँ जाने के बाद वो सबसे पहले जो अपने फैमिली में से सबसे पहले जिसको देख पाता है वो थी उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर, मतलब उसकी नानी। वीक विथ हंगर, उसकी नानी थी और वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी भूख के मारे। शी रस टू हिम, हर हैंड्स आउटरेस्ड, हर आईज ब्रीमिंग। इट वॉज अ मिराकल दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। क्या होता है कि वहाँ पर जब वो जाता है तो सबसे पहले अपनी नानी को मिलता है, और उसकी नानी भी उसकी तरफ दौड़ के भागी चली आती है, उसको अपने हाथ फैलाए हुए उसको गले लगाने के लिए। और ये बिल्कुल चमत्कार था। उन्होंने उसे काफ़ी समय पहले मरा हुआ समझ लिया था, ठीक है। मतलब जो राइटर था ना, वो बहुत टाइम पहले सोच लिया था कि मेरे फैमिली का तो कोई सरवाइव किया नहीं होगा। और जैसे ही वो देखता है अपने फैमिली के मेम्बर्स को, सबसे पहले अपनी नानी को, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। अब धीरे धीरे ये बात पूरा फैल जाता है कि प्रशांत आया है, तो उसके फैमिली के जितने भी मेम्बर्स वहाँ पर थे, सारे लोग उससे मिलने आते हैं, उसको हग करते हैं। प्रशांत anxiously scanned the molted, battered group. His brother and sister, his uncle and aunt, they all seemed to be there. वहाँ पर वो सबको देख लेता है, उसके अंकल आंट सब थे, उसके ब्रदर सिस्टर, वहाँ पर सब लोग सही सलामत पे थे। By the next morning, अगले सुबह को क्या होता है, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deadly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconut, but there were too few to go around such the tumult of people. अगले दिन सुबह को अब वो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल बनाने का कोशिश करता है, और वो ये देखता है कि जितने भी 86 लाइव्स थे विलेज में, 86 लाइव्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, मतलब 86 लोग मर चुके थे, और जितने भी 96 घर थे वो सारे बाढ़ में बह चुके थे। और ये विलेजर्स जो भी वहाँ के लोग थे, उनकी चौथी दिन थी और वो लोग 4 दिन से सिर्फ कोकोनट पर ही ज़िंदा थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत की उम्र जो थी उस वक्त सिर्फ 19 ईयर्स थी, और वो वहाँ पर डिसाइड करता है, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज इफ़ नो वन एल्स डिड। और वो वहाँ पर डिसाइड करता है कि अगर कोई इस गांव का नेता नहीं बनेगा तो मैं बनूंगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइस। वो अपना एक ग्रुप बनाता है, उसमें सारे यंगस्टर्स होते हैं। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न triumphantly wading through the receding waters with food for the entire shelter। अब वो वहाँ पर क्या करता है कि पूरे शेल्टर वहाँ पर जितने लोग थे उन लोगों के लिए फूड की अरेंजमेंट्स करवाता है। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटनिंग। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। वहाँ पर अभी भी कोई ये ध्यान नहीं दे रहा था कि जो चावल है वो ऑलरेडी सड़ रही थी, और जो ब्रांचेस वहाँ पर गिरे हुए थे कोकोनट के, उनको उसी से जलाकर खाना बनाना था, राइस बनाना था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार ऐसा होता है कि द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। 4 दिनों से वो लोग जैसे तैसे खाकर अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। 4 दिनों में ये पहली बार होता है जब वहाँ पर रहने वाले लोग, वहाँ पर जो रेड क्रॉस शेल्टर थी वहाँ के रहने वाले लोगों ने पेट भर कर खाना खाया। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wound and fractures of many who had been injured.
अब खाना देने के बाद उसका जो नेक्स्ट टारगेट था वो ये था कि जहाँ पर भी जो जो गंदगी है उसको साफ़ करवाना, जिन लोगों को चोट वोट लग गई है उन लोगों का ट्रीटमेंट्स कराना, मतलब अब वो लोगों के लिए काम करने लगा। ऑन द 5th डे, 5वें दिन क्या होता है, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स। एक मिलिट्री की हेलीकॉप्टर उस गांव के ऊपर से पार होती है और वहाँ पर वो सभी लोगों को खाना प्रोवाइड कराती है। इट देन did not return, the youth task force gathered empty utensils from the shelter. जो भी यूथ होते थे वो लोग क्या करते थे कि घर से खाली बर्तन लेकर जाते थे और जो भी वहाँ हेलीकॉप्टर से आता था हेलीकॉप्टर से उसमें खाना दे देता था और वो लोग ले जाके फिर उन लोग को देता था शेल्टर में। Then they deputed the children to lie in the sand left by water around and shelter with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopters that they were hungry. अब उसके बाद क्या करते हैं वो लोग कि छोटे छोटे बच्चों को बर्तन देके यूटेंसिल देकर वहाँ पर बैठा देते हैं वो लोग को सैंड पर, और उन लोगों को बोलते हैं कि जो भी हेलीकॉप्टर से जाएगा उनसे तुम बातें करो कि हम लोग भूखे हैं, मतलब उनको बताओ कि हम लोग भूखे हैं, हम लोग को और खाना चाहिए। The message got through and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, air dropping food and the other basic needs. अब ये बात जो थी वह हेलीकॉप्टर के जो भी आर्मी थे वहाँ तक पहुँच चुकी थी, तो अब वो लोग क्या कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर से वो लोग रेगुलर एयर ड्रॉपिंग कर रहे थे फूड का, मतलब वो लोग ऊपर से ही फूड वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उसको प्रोवाइड करा रहे थे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड। प्रशांत ये देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मम्मी पापा इस बाढ़ में ख़त्म हो चुके थे, बहुत सारे बच्चे थे जो अनाथ हो चुके थे। ही बॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। वो वैसे बच्चों को सबको साथ लाता है और पॉलीथीन का एक शेल्टर, मतलब प्लास्टिक से ही वो एक शेल्टर घर जैसा बना देता है, टेंट टाइप का। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. अब वुमेंस की जो काम थी, जो भी वुमेंस थी वहाँ पर उनका ये काम था कि उन बच्चों का देखभाल करना, और जो भी वहाँ के मेन थे उनका काम था कि उन शेल्टर के लिए वहाँ रह रहे बच्चों के लिए खाना अवेलेबल कराना। As the week passed, जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रशांत was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grave. जैसे जैसे समय बीत रहा था प्रशांत ये रियलाइज़ करता है कि जो भी बच्चे हैं या जो भी औरतें हैं वो धीरे धीरे अपने ग्रीफ में, मतलब अपनी सैडनेस में डूबते जा रहे हैं। ही परस्यूडेड दैट वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाई एन NGO। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि वुमेन्स को कहीं पर इंगेज करना होगा वर्क कराने के लिए, तो वो उन लोगों को फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में काम करने को बोलता है। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट, और बच्चों के लिए वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता है। चूँकि इसको खुद भी क्रिकेट पसंद था तो ये क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करता है बच्चों के लिए। मतलब वो ये देखता है कि जो भी तबाही हुई इतने दिन में उसको बच्चे या वहाँ की जो औरतें थी वो भूल नहीं पा रही थी, वो सब दिन पर दिन और सैड ही होते जा रही थी, क्योंकि सब ने अपने फैमिली के किसी न किसी मेंबर को खोया था, तो सारे लोग बिल्कुल सैड रह रहे थे। तो उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था प्रशांत को, तो वो वुमेंस के लिए एक NGO का काम शुरू करता है और बच्चों के लिए वो क्रिकेट का मैच शुरू करता है ताकि बच्चे उसमें इंगेज रहें और वो उन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचें। Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken piece of their lives. The initial government plan was to set up institution for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institution children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. Prashant group believed orphans should be settled in their own community itself, possibly a new foster families made up of childless widows and children without adult care. क्या मतलब है इसका कि प्रशांत जो थे बहुत सारे जो भी था वो बहुत सारे वॉल्टियर्स के साथ अब काम में लग जाता है। और उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, शुरुआती की जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो सोचती थी कि जो भी ऑर्फन्स, मतलब जो भी अनाथ बच्चे हैं या जो भी विधवा औरतें हैं उनके लिए एक अलग से शेल्टर होना चाहिए। बट ये इसको बहुत सारे लोगों ने रेसिस्ट किया, क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं, जो भी विधवा हैं या जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको उनके ही सोसाइटी में जगह मिलना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको पेरेंट्स का प्यार मिल सके, या जो भी
विडोज़ हैं जो खुद को अकेला महसूस करती हैं, उनको बच्चों का साथ मिल सके। मतलब उनका मानना ये था कि किसी को भी हम लोग को अलग नहीं करना चाहिए हमारे सोसाइटी से, सभी लोगों को उसी सोसाइटी में उतने ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि जो बच्चे जिनको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल रहा उनको पेरेंट्स का भी प्यार मिल जाए, और जो विडोज़ हैं जिनको लोनलीनेस फील होता है उनको बच्चों का साथ मिल जाए। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। अब 6 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं। दिस टाइम प्रशांत बाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। अब तक 6 महीने तक क्या हुआ था कि प्रशांत की अपनी जो दुख थी, अपनी जो उसकी घाव थी वो भर चुकी थी, क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था कि वो अपने दर्द के बारे में सोचे। हिज हैंडसम यूथ फेस इज़ वॉट द widow and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी अब बहुत बढ़ चुकी थी, वो अपने बारे में सोचता ही नहीं था बिल्कुल, और उसका जो चेहरा था वो एक मसीहा की तरह था वहाँ के जितने भी ऑर्फन्स थे, अब जो भी वहाँ की विडोज़ थी उनके लिए। बिकॉज़ प्रशांत ने क्या किया था कि उस कंडीशन में जब सारे लोग परेशान थे, ये इरसामा से वहाँ अपने गांव जाता है और वो अपनी किसी भी दुख को वो याद ही नहीं रखता, वो अपनी दुख को बिल्कुल छुपा करके लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे वो उस काम में सक्सेस भी होता है। तो लोगों के पास उसकी जो छवि थी वो बन चुकी थी कि ये इंसान हमारे दुख के समय में हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। इसमें मोरल क्या है? मोरल इसमें यही है कि कभी भी अगर कोई सिचुएशन आए तो हम लोगों को उससे डटकर हमेशा मुकाबला करना चाहिए, ना कि उससे पीछे हटना चाहिए। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर हम सब लोगों को उसका प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग को सबको मिलकर ही उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ हम लोग को जो सीखना है वो ये है कि जो भी हमारी परिस्थिति होगी, जो भी हमारे कंडीशंस होंगे, उसमें हम लोग को स्ट्रांग होकर उससे डील करना है। अगर हम किसी भी चीज़ से डर कर भाग जाते हैं तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज़ हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन होता है। तो इस स्टोरी में प्रशांत ने क्या करा कि उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसकी भी फैमिली ने बहुत सफ़र किया, बट उसने अपने कष्ट को ना दिखाते हुए, अपने बारे में ना सोचते हुए, वो सारे लोगों के बारे में सोचता है जो वहाँ पर उस टाइम पर सफ़र कर रहे थे। जितने भी बच्चे अनाथ हो चुके थे, जितने भी महिलाएं विधवा हो चुकी थी, उन सब के बारे में सोचता है। और वो बिलीव करता है कि किसी भी अनाथ बच्चे के लिए या किसी भी विधवा औरत के लिए अलग से घर बनाना या उनको अलग जगह रखना ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहाँ अलग जगह रहने के बाद भी एक अनाथ बच्चा तब भी अनाथ ही रहेगा और एक विधवा औरत तब भी अकेला ही महसूस करेगी। अगर हम उन दोनों को एक ही कम्युनिटी में, उनके ही सोसाइटी में रखते हैं, तो उस अनाथ बच्चे को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का प्यार ज़रूर मिलेगा उनके पेरेंट्स के रूप में, और जो विधवा महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं बच्चों की सपोर्टिंग या बच्चों का साथ मिलेगा। तो ऐसे दोनों तरह के लोगों को प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और उनके जीने का रीज़न होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर स्टोरी। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो जस्ट रीड इट वंस अगेन। आप एक बार फिर से पूरी कहानी को पढ़ लेना, या फिर दोबारा से आप पूरी कहानी को सुन लेना वीडियो को, आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।